हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40A, विषय विज्ञान, कक्षा 10, हमारी डेट 11 अक्टूबर के लिए। तो यहाँ पे 40A इसलिए लिखा हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी छुट्टियां हैं इस वीक, सैटरडे को, आज मंडे को और आपकी सैटरडे को, ठीक है। सोमवार और शनिवार को ही आपकी क्लास लगेंगी, स्कूल खुलेगा, बाकी दिन आपकी बीच में छुट्टियाँ हैं। तो इसीलिए आज जो ये चैप्टर है ना, जैव प्रक्रम, ये आज ही पूरा दे दिया गया है 4 वर्कशीट में। 4 वर्कशीट आपको दी गई हैं आज विज्ञान की, 40A, 40B, 40C और 40D। तो अभी फिलहाल हम 40A करेंगे। बाकी की जो तीनों, मैथ्स की एक ही है सिर्फ, ठीक है, मैथ्स की एक ही आएगी। बाकी की जो इसकी तीनों हिस्से हैं B, C, D, वो हम शाम को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है आपका जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके अंदर श्वसन हम पढ़ रहे थे, तो इसको कुछ और थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे जो उत्सर्जन होता है, कैसे इसका कैसे क्या सिस्टम होता है, आदान प्रदान, वो सब पढ़ेंगे। तो देखो, जो मानव श्वसन प्रणाली है उसको विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। जो श्वसन प्रणाली है, जो आपका प्रक्रिया है पूरी सांस लेने की, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जो गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली को फुफ्फुस में वायु का संचालन करती हैं, ठीक है। दूसरा, वह प्रणाली जहाँ सांस ले जो श्वसन है, गैसों का आदान प्रदान होता है जहाँ पे, ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, जो गुहा और नलियों से कैसे सबसे पहले हवा आती है, ठीक है, कहाँ कहाँ जाती है। तो देखो, सबसे पहले नाक है, नाक में आएगी। तो नाक क्या करता है, वायु को गर्म करता है और फिल्टर करता है उसको, ठीक है। फिर जाएगी ग्रसनी में। ग्रसनी क्या करता है, वायु के लिए मार्ग जो श्वसन नली की ओर जाता है, ये वो रास्ता है जो सांस की नली तक पहुंचाता है, ठीक है, हवा को। फिर आता है संयंत्र। ये क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आपकी आवाज़ आती है, निकलती है, ठीक है। बिना हवा के तो आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, है ना। उसके बाद आती है सांस की जो नली है, श्वास नली होती है। ये क्या करता है, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है, और जो इसमें उपास्थि वलय है वो संरचना प्रदान करते हैं और सांस की नली को खुला रखते हैं, श्वास नली को खुला रखते हैं, यही काम है इसका, ठीक है। तो श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सिलिया नामक महीन बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर की तरह छोटे छोटे बाल होते हैं, जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचाने से पहले फिल्टर करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो श्वसनी है वो क्या करती है, ग्रसनी अंत में इन 2 शाखाओं से विभाजित होती है और ये फुफ्फुस में प्रवेश करती है। क्लियर। उसके बाद एक कौन सी दूसरा जो भाग था, क्या था, वो प्रणाली जहाँ पे जो गैस है उसका आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे श्वसनिकाएं होंगी। क्या होगा, जो फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग है, ठीक है, सबसे पतला जो वायु मार्ग है, रास्ता है जो पतला, जो फुफ्फुस की सतहों पर तक वायु को पहुँचाता है, ये वो है, ठीक है। उसके बाद एक कुपिका वाहिनी। ये क्या होता है, जो छोटी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क है जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंच जाता है। और तीसरा, कुपिका कोश तक पहुंच गया तो कुपिका क्या है, ये क्या करता है, फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयाँ जहाँ गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे होता है आपका जो गैसेज होती हैं उनका आदान प्रदान, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है ना सांस लेने की और सांस छोड़ने की, इसको यहाँ पे सिखाया गया है, बताया गया है। देखो, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो आपको डायग्राम बनाए गए हैं यहाँ पे। सांस कैसे लेते हैं, जो ऑक्सीजन युक्त वायु है उसको हम अंदर लेते हैं, ठीक है, वो हवा जिसमें ऑक्सीजन है उसको अंदर लेते हैं। तो ये क्या करेगी, जो पसलियाँ है ना, इनसे जुड़ी मांसपेशियाँ, इन पसलियों से कुछ मांसपेशियाँ जुड़ी होती हैं, उनके संकुचन से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपस में खिंचती हैं। उनके खिंचाव के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो डायफ्राम है ना, ये क्या होता है, थोड़ा सीधा सा हो जाता है, समतल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायफ्राम दिख रहा है, ये रेड कलर का, देखो ये ऐसे सीधा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, समतल हो जाता है, जिससे जो वक्षीय गुहा है वो आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, इसलिए जो वक्षीय गुहा के अंदर दबाव है, अगर आपका आयतन बढ़ गया तो दबाव कम हो जाता है, और जो फेफड़े हैं, दबाव कम होने के अंदर दबाव कम है तो जो फेफड़े हैं वो अंदर की तरफ वायु चली जाती है, ठीक है। ये तो सांस लेने की प्रक्रिया होगी। अब ऐसे ही सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, जो CO2 है ना, CO2 का निष्कासन है, मतलब CO2 बाहर छोड़ना है। तो ये क्या करता है, पसलियों से जुड़ी मांसपेशियां हैं, उसके शिथिल का कारण, ठीक है, उसके शिथिल के कारण क्या होता है, जो डायफ्राम है गुबंद से आकार का होता है यहाँ पे, ठीक है, डायफ्राम गुबंद के आकार का हो जाता है, मतलब ऐसे D शेप का हो जाता है। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर ये रेड कलर का जो साइन दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है तो दबाव कम होगा, दबाव कम होगा तो फेफड़ों से बाहर निकलती है हवा। तो ये प्रक्रिया होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से जो गैसेस हैं आपके आदान प्रदान होता है उनका, ठीक है। तो एल्वेओली और कोशिकाओं के बीच गैसीय विनिमय, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सबसे पहले जो फुफ्फुस है उसके अंदर कुपिका का एक सतह है उपलब्ध कराती है। वो सतह क्या करती है, जो गैसों का विनिमय होता है वहाँ से, ठीक है, और आदान प्रदान होता है। तो कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुपिकाओं को छोड़ती हैं, ठीक है। तो क्या जो ये कोशिकाएं हैं जो शरीर से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो रहा है, रुधिर कुपिकाओं में छोड़ती है। वहाँ पे क्या करेंगे, जो ये कोशिकाएं हैं रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं को तक पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन लेके जो पूरा हिस्सा है शरीर के हर हिस्से में अंग तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। तो जैसे जैसे जंतु के आकार बढ़ता है ना, तो अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए अपर्याप्त है। तो ऐसा नहीं हो पाता, ये असंभव नहीं हो पाता कि सारे बड़े शरीर होने के बाद की जो ऑक्सीजन है वो सारे अंगों तक पहुंच सके। तो इसलिए दक्षता कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर एक क्या होता है, एक श्वसन वर्णक होता है जो इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरे शरीर में। तो उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। तो मानव में ऐसा कौन सा वर्णक होता है, मानव में होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। क्लियर है। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तीनों का हल हम एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, उपास्थि वलय का कार्य क्या होता है, ठीक है। ये लिखना है आपको, उपास्थि वलय का कार्य। तो आप लिखोगे उपास्थि वलय संरचना प्रदान करता है एक तो, ठीक है, स्ट्रक्चर देता है, और ऊपर से जो सांस नली है ना उसको खुला रखता है, ठीक है। तो उपास्थि वलय का यही कार्य है, उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। उसके बाद है सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुकोशिकाएं जीव कैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है, जो आपकी ऑक्सीजन है वो कैसे जाती है बहुकोशिकाएं जीवों में, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो देखो सबसे पहले ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ऊपर मैंने आपको दिखाया नहीं शायद। इसमें कैसे ऑक्सीजन जो है वो लाल रक्त कोशिका में फैलती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस में फैलता है, ठीक है। ये आपको यहाँ दर्शाया हुआ है, ये डायग्राम बना देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वही लिखना है जो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या कि जो फुफ्फुस है, फुफ्फुस के अंदर जो कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जहाँ पे जो गैस है उनका विनिमय हो सकता है, ठीक है। तो कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कोशिकाओं शरीर से जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड है जिस रुधिर में उसको कुपिकाओं में छोड़ती हैं, और जो कोशिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेके बाकी जो पूरा शरीर है उसमें सारी कोशिकाओं में लेकर जाती है। तो जैसे जैसे जंतु का शरीर बड़ा हो जाता है ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर सारे अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना, तो इसलिए क्या होता है, दक्षता कम हो जाती है। तो फुफ्फुस की वायु में क्या करता है, श्वसन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को लेकर सारे ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। तो मानव में ऐसा कौन सा वर्णक होता है सांस के लिए, श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है आपके प्रश्न नंबर 2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी आ सकता है ये, और 3 नंबर में तो आ ही सकता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपको सारा इसमें लिखना है, आपकी वर्कशीट में से ही लिखा है मैंने, सेम टू सेम वही है, ठीक है। ये है आपका, ये आपको लिखना है, ठीक है, और ऊपर आपको डायग्राम बनाना है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान जो डायफ्राम है उसकी प्रक्रिया आपको समझानी है। तो सबसे पहले प्रक्रिया समझाने के लिए एक तो ये चित्र बना देना। चित्र में क्या है, इसमें तो देखो सीधा है डायफ्राम, इसमें आपका ऐसे डी शेप का मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करना, बस ऐसे हल्की हल्की सी रिप्स बना देना इस तरीके से ऐसे करके, और इसके अंदर ऐसे दिखा देना आप, ठीक है। जैसा भी आपका टूटा फूटा जैसे बने, रिप्स मत तोड़ देना, ठीक है, पसलियों को मत तोड़ देना। लेकिन ये है कि जैसा आप थोड़ा बहुत बने, एक डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइंस में तो अगर जितने आप डायग्राम बना सकते हो ना, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, और इजी हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलो, तो यहाँ पे हो गया सांस लेने का और सांस छोड़ने की प्रक्रिया आपको लिखनी है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, सांस लेना क्या होगा, जो ऑक्सीजन युक्त वायु है उसको लेना, वही सांस लेना होता है, ठीक है। तो जिस वायु में ऑक्सीजन है वो ले लिया आपने, तो ये क्या करेगा, जो पसलियों से जुड़ी मांसपेशी है ना उसका सुकंचन, उनमें खिंचाव बनता है, तो जिसके कारण जो डायफ्राम है ना वो समतल हो जाता है, सीधा हो जाता है, और ये क्या करेगा, उसका जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन बढ़ा देता है। आयतन बढ़ता है तो दबाव कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है तो फेफड़े के अंदर जो वायु है वो चली जाती है,
ठीक है। उसके बाद सांस छोड़ना, सांस छोड़ने में क्या होता है, जो CO2 है उसका निष्कासन है, मतलब यहाँ पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों को शिथिलीकरण के कारण होता है। मतलब जो डायफ्राम है उसमें क्या होगा, इस डायफ्राम में आपका इस तरीके का डी शेप का हो जाएगा, जिससे कि जो आयतन है वो कम हो जाएगा वक्षीय गुहा का, और दबाव कम हो जाएगा, और जो फेफड़े हैं फेफड़े से बाहर आपके ये निकल जाती है। ठीक है, तो ये है आपका सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न ही आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी की जो आपका BCD पार्ट है वो हम शाम को करते हैं, मिलते हैं शाम को। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।